हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शोएब सर एकेडमी में। और आज आप सब पढ़ने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, विषय सामाजिक विज्ञान, जिसका आपका टॉपिक होने वाला है अकबर। मुगल सम्राट अकबर का संपूर्ण इतिहास इसमें हम सभी जानेंगे। ठीक है। और किसी को कोई बात अगर नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हम पढ़ेंगे। मेन टॉपिक तो हमारा अकबर हो गया, क्योंकि इसकी जो अदर टॉपिक हमने पढ़ाई हैं उसमें सबसे पहले हमने बाबर को लिया, फिर हुमायूं को लिया, फिर शेर शाह सूरी को लिया, फिर ये चौथी क्लास है जिसमें हम अकबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, जन्म देखेंगे क्या है, और राजाभिषेक, राजपूत नीति, धार्मिक सुधार, नवरत्न एवं महत्वपूर्ण सैन्य अभियान, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये इनकी इमेज है। जो बादशाह अकबर थे उनका पूरा नाम था जलालुद्दीन अकबर। ठीक है। जो एक यहाँ पर लिखा हुआ है जलालुद्दीन अकबर का जन्म एवं परिचय। पूरा नाम, अकबर का वास्तविक नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। वह मुगल साम्राज्य का तीसरा शासक था। जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। ठीक है। समझ गए, 15 अक्टूबर 1542 में ही जन्म हुआ था राणा वीरसाल के महल में। माता पिता इनके कौन थे, उनके पिता का नाम हुमायूं था और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। क्या था, हमीदा बानो बेगम था, याद रखेंगे। फिर देखिए कठिन बचपन, कठिन बचपन जो बादशाह अकबर थे उनका क्या था, बचपन किस कठिनाई से गुजरा यहाँ पर देखते हैं। पिता के वनवास व पलायन काल के कारण अकबर का बचपन संघर्षों एवं सैन्य गतिविधियों के बीच बीता। ठीक है। लेकिन फिर भी इसके इन सब गतिविधियों के होने के बाद जो इनका बचपन कठिन था, इसके साथ साथ कितने अच्छे बादशाह हुए। इस अध्याय में आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देखिए अध्याय अकबर का जीवन परिचय आपने पढ़ा। इस दूसरी स्लाइड में हम क्या पढ़ते हैं, दूसरी स्लाइड में देखिए, यहाँ पर दूसरी स्लाइड में राज्याभिषेक एवं द्वितीय पानीपत युद्ध को हम देखेंगे। ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं अकबर का राज्याभिषेक युवा बैरम खां। बैरम खां कौन था, आगे पढ़ते हैं। अल्पायु में राज्यारोहण, हुमायूं की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु के बाद मात्र 13 वर्ष 4 माह की आयु में अकबर को गद्दी मिली। ठीक है। राज्याभिषेक कब हुआ, 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर में ईंटों के सिंहासन पर राज्याभिषेक हुआ। ठीक है ना। पहले राज्याभिषेक क्या करते थे, थोड़ा सा ऊंचा करके सिंहासन होता था, उस सिंहासन पर बैठाकर राज्याभिषेक करते थे। तो कब हुआ, 14 अप्रैल को। ये भी याद रखना कि 13 साल की उम्र में, 4 माह भले ना याद रखें लेकिन 13 साल की उम्र में अकबर को राजा बनाया गया था। राज्याभिषेक इनका 14 फरवरी 1556 को हुआ था। ठीक है। बैरम खां का संरक्षण, यहाँ पे देखिए 1556 से 1560 बैरम खां अकबर के मुख्य संरक्षक बने, है ना, जिन्हें अकबर प्यार से खान बाबा कहता था। यानी कि जो राजा अकबर थे वो बैरम खां को प्यार से खान बाबा बोलते थे और वही इनके संरक्षक थे, हिफाजत करता थे। इसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध जो लड़ा जाता है 1556 में, पहला युद्ध आपका 1526 में लड़ा गया था, किस किस के बीच बताइए, बाबर और किसके साथ लड़ा गया था, चलिए इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाबर के साथ और बताइए इब्राहिम लोदी, किसके साथ, इब्राहिम लोदी के साथ। चलिए पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में बैरम खां के नेतृत्व में, यानी बैरम खां उसका नेतृत्व कर रहे थे, मुगल सेना ने आदिल शाह के कुशल हिंदू सेनापति हेमचंद्र को परास्त किया। यानी कि जो पहला पानीपत का युद्ध था वो अकबर और किसके बीच में बताइए, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। और जो द्वितीय युद्ध 1556,
वो बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने आदिल शाह की कुशल, यानी आदिल शाह एक राजा थे जो इनके कुशल हिंदू सेनापति हेमचंद्र को परास्त किया। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं। राज्याभिषेक हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर देखेंगे इतिहास सूत्र अकबर की लोक कल्याणकारी नीतियां, जो इनकी नीतियां थी। चलिए नीतियों से पहले वाकिफ होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत, यूट्यूबंदियों को बलपूर्वक गुलाम बनाने और दास बनाने की कुप्रथा को रोका। यानी कि 1562 में दास प्रथा को, जो लोग अपना गुलाम बना करके रखते थे, है ना, दासी बना करके रखते थे, दास बना कर रखते थे, उसका अंत कर दिया। ठीक है ना। यूट्यूबंदियों जो हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग थे जो बंदी बना करके कुछ पैसे से खरीद करके गुलाम बनाया करते थे, बलपूर्वक गुलाम बना लेते थे या ताकत से। उस चीज को यहाँ पर, इस कुप्रथा को खत्म कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद 1562 में ये हुआ। फिर 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी। हिंदुओं से गंगा स्नान या अन्य तीर्थों की यात्रा पर वसूले जाने वाले कर को बंद किया। यानी जो हिंदू समाज के लोग हैं वो क्या करते थे, जैसे कि गंगा स्नान के लिए या कहीं पर तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पहले उन पे कर हुआ लगा रहता होगा, तभी तो इस वजह से क्या था कि जो कर लगा था उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक है। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। 1564 में जजिया कर की समाप्ति। ये क्या होता था, गैर मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम समाज नहीं, हिंदू समाज जो होते थे उन पर लगने वाले भेदभावपूर्ण जजिया कर को पूर्णतः समाप्त किया। यानी कि भाई भेद किस लिए होगा, क्योंकि एक समाज पे आप अगर किसी कर को या किसी अन्य चीज को थोप रहे हैं तो भेदभावपूर्ण ही माना जाएगा। ठीक है। तो वो जजिया कर था जो सिर्फ हिंदू समाज को देना पड़ता था, उसको इन्होंने बंद कर दिया। फिर इसके बाद 1571 ईस्वी में आते हैं। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, जैसे कि एक नई सुंदर और भव्य प्रशासनिक राजधानी बसाई एवं सूफी चिश्ती केंद्र बनाया। ठीक है। तो इन सब चीजों का रोड मैप आप याद रखिएगा और ऐसे ही बना लीजिएगा। अकबर के क्रांतिकारी सामाजिक सुधार एवं कार्य, कितने अच्छे अच्छे कार्य अकबर ने किए। ठीक है। इसमें क्या हम पढ़ेंगे, अकबर की राजपूत नीति के बारे में इसमें हम जानेंगे, है ना। इस पेज पर हम देखते हैं यहाँ पर अकबर की कूटनीति और राजपूत नीति क्या थी। वैवाहिक संबंध और सुरक्षा की गारंटी। अकबर ने समझा कि भारत पर स्थिर शासन के लिए वीर राजपूतों का सहयोग आवश्यक है। उसने सबसे पहले आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई, इतिहास में जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है। आमेर के राजा भारमल जो थे उनकी पुत्री हरखाबाई थी, जिनके साथ निकाह किया या विवाह किया। ठीक है, विवाह किया, जिससे धार्मिक समन्वय की मजबूत नींव पड़ी। ठीक है ना। इसमें क्या हुआ भाई, एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने रिलेशन कर लिया कि उनके और जो है राष्ट्र को मजबूत बनाया जाए, अपने रिश्तों को मजबूत बनाया जाए, इसलिए क्या है, यह इनकी राजपूत नीति कहलाती है। फिर देखिए उच्च प्रशासनिक सम्मान व सहयोगी पट। राजपूतों को मुगल सेना में उच्च मनसब सौंपे गए, यानी कि जो राजपूत थे उनको मुगल सेना में बड़ा पोस्ट दिया गया। राजा मान सिंह, राजा भगवान दास, राजा टोडरमल और बीरबल जैसे योग्य राजपूतों को अपने दरबार का आधार स्तंभ बनाया, जिससे राजपूतों का अपूर्व सहयोग मुगलों को मिला। कितने अच्छे राजा थे और कितने तरह से क्या कूटनीति थी इनकी, जो राजपूतों को भी मिला लिया। फिर देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे साम्राज्य विस्तार व हल्दी घाटी युद्ध 1576 में, जो कि होता है। विशाल साम्राज्य विस्तार व हल्दी घाटी युद्ध 1576। विशाल साम्राज्य विस्तार। अकबर ने काबुल, कश्मीर, गुजरात, बंगाल से लेकर दक्कन के अहमदनगर और खानदेश तक अधिकार किया।
हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 मेवाड़ के स्वाभिमानी शासक महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच ऐतिहासिक भिड़ंत हुई, जो कि बहुत फेमस है ये हल्दी घाटी का युद्ध। चेतक की वीरता इसमें बताई गई। महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के बजाय अरावली के पहाड़ों में रहकर आजीवन कड़ा संघर्ष करना पसंद किया। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हमारे यहाँ के भाई जो है ना महान राजा थे महाराणा प्रताप, क्या किया उन्होंने? अधीनता स्वीकार नहीं की, उसके बजाय उन्होंने क्या किया? पहाड़ों में, और एक राजा होते हुए पहाड़ों में और जंगलों में रहकर कड़े संघर्ष के साथ अपना जीवन गुजारा। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम इबादत खाना स्थापना व मजहर की घोषणा। इसमें देखेंगे इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक प्रार्थना गृह बनाया, जहां पहले मुस्लिम और बाद में सभी धर्मों को विद्वान चर्चा करते थे। ठीक है, कितनी अच्छी चीज बनाई इबादत खाना। दूसरा क्या है? सर्वधर्म संसद। हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी आदि धर्म गुरुओं के साथ गहन आध्यात्मिक विमर्श किया गया, है ना, सर्वधर्म संसद में। और मजहर की घोषणा 1579 उलेमाओं के मतभेदों को दूर करने के लिए खुद को धार्मिक मामलों का अंतिम व्याख्याता व निष्पक्ष निर्णायक घोषित किया। ठीक है, इसीलिए है ना मुगल काल में अकबर को महान बादशाह में गिना जाता है। ठीक है, कि बहुत महान थे। जहां पर आपको बहुत सारी जगह आप देखेंगे महान अकबर लिखा होता है। दीन इलाही व सुलह एक कुल की नीति, ये क्या था? तौहीद ए इलाही यानी दीन ए इलाही जो है 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के अच्छाइयों को मिलाकर दीन ए इलाही नामक एक नैतिक आचार संहिता बनाई। इसमें ईश्वर की एकता, सूर्य पूजा और परोपकारी सामाजिक जीवन पर बल दिया गया। इसके प्रधान पुरोहित अब्दुल फजल थे। सुलह ए कुल सार्वभौमिक शांति व सहिष्णुता। इसका अर्थ था सभी के प्रति सद्भावना और सहिष्णुता। अकबर ने पशुवध निषेध किया और गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया। बीरबल एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने दीन-ए इलाही धर्म को सहर्ष स्वीकार किया था। ठीक है, कितना अच्छा है ना, चीजें क्या क्या कितनी अच्छी अच्छी चीजें चलाई और बनाई। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर जो है दिया जा रहा है प्रशासनिक सुधार, मनसबदारी व दहशाला। क्या होता था ये सब? मनसबदारी सैन्य प्रणाली। देखिए, सेना के संगठन को मजबूत करने के लिए मंगोल दशमलव प्रणाली पर आधारित मनसबदारी प्रथा चलाई। इसमें दो महत्वपूर्ण भाग होते थे। जात क्या होता था? अधिकारी का प्रशासनिक स्थान व वेतन। ठीक है, सवार उसके पास रहने वाले घुड़सवारों की संख्या, यह होती थी। दहशाला भू राजस्व पद्धति टोडरमल बंदोबस्त, ये क्या था? वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने फसल उत्पादन और मूल्य का पिछले 10 वर्षों का औसत निकालकर नई लगान व्यवस्था लागू की। भूमि को पेलाज, प्रति, चाचर और बंजर में बांटा। लगान कर दर औसत फसल उपज 3, ठीक है ना, बटे 3। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम अकबर का सुप्रसिद्ध नवरत्न दरबार। नवरत्न दरबार देखिए, यहाँ पर आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर अकबर के 9 नवरत्न हैं। ठीक है, यहाँ पर बादशाह अकबर हैं। बीरबल, जिसका नाम महेश दास भी था, अपनी चतुर बुद्धि, हाजिर जवाबी और अकबर के साथ न्यायपूर्ण संवादों के लिए प्रसिद्ध हैं। आप सभी लोग जानते हैं, इसका सीरियल भी देखा होगा, कार्टून भी देखा होगा, है ना, स्टोरी भी जानते होंगे। अबुल फजल अकबरनामा एवं आईने अकबरी जैसी सुप्रसिद्ध कृतियों के रचयिता हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आप में। अबुल फजल कौन थे? जिन्होंने अकबरनामा एवं आईने अकबरी जैसी सुप्रसिद्ध कृतियों की रचयिता हैं, रचना की। मियां तानसेन
अद्वितीय संगीतकार जिन्होंने मियाँ की मल्हार और दरबारी कन्हड़ा जैसी रागों की रचना की, राजा मानसिंह व टोडरमल। मानसिंह सेनापति तथा टोडरमल कुशल राजस्व वित्त विशेषज्ञ थे। देखिए कितने अच्छे अच्छे लोग थे इसमें, किस तरह से अपने नवरत्न को बनाया था। यहाँ पर देखते हैं स्थापत्य कला। फतेहपुर सीकरी व बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सीकरी, अकबर ने इस नवीन राजधानी का निर्माण कराया। फतेहपुर सीकरी, इसमें जोधाबाई महल, पंचमहल, दीवाने खास और बीरबल महल स्थित है। बुलंद दरवाजा, अकबर द्वारा गुजरात विजय की स्मृति में निर्मित कराया गया। यह एशिया का सबसे विशाल एवं भव्य प्रवेश द्वार है, जिसको बुलंद दरवाजा के नाम से जाना जाता है। आगरा व इलाहाबाद का किला। लाल बलुआ पत्थरों से आगरा के शानदार किले व यमुना के तट पर अवैध प्रयागराज इलाहाबाद किले का निर्माण कराया। इसके साथ साथ यहाँ पर हम देखेंगे संताने मृत्यु एवं सिकंदरा का मकबरा। ठीक है, यहाँ पर पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? सलीम, भावी शासक जहांगीर, मुराद और दानियाल, ये पुत्र थे। सलीम का जन्म प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। मृत्यु, अकबर 1605 में गंभीर पेचिश रोग के कारण अकबर का देहांत हुआ। सिकंदरा का मकबरा जो कि आगरा में है, अकबर को आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया। यह गुंबद रहित और बौद्ध वास्तुकला शैली की अद्भुत बहुमंजिला इमारत है। ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं मूल्यांकन करके क्या चीजें हैं। मूल्यांकन, अकबर को महान क्यों कहा गया? अभी मैंने बताया कि अकबर को महान राजाओं में गिना जाता, क्यों? साम्राज्य की स्थिरता एवं राष्ट्रीय एकता। अकबर ने संपूर्ण भारत को एक केंद्रीय प्रशासनिक प्रणाली, समान मुद्रा व्यवस्था और समान भूमि सुधार कानूनों के माध्यम से राजनीतिक रूप से एकीकृत किया। इतिहासकारों द्वारा उसे भारत का पहला राष्ट्रीय सम्राट माना जाता है, जिसने राष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया। सहिष्णुता एवं सांस्कृतिक समन्वय। गैर मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी पर से भेदभावपूर्ण करों को हटाकर सहिष्णुता एवं सांस्कृतिक समन्वय। गैर मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी पर से भेदभावपूर्ण करों को हटाकर राजपूत राजाओं का योग्यतानुसार सर्वोच्च सैन्य पदों पर आसीन कर और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर उसने भारत में सहिष्णु एवं समन्वित संस्कृति, गंगा जमुनी तहजीब की नींव रखी। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे? इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि सिर्फ आपको इसमें ये बताया गया है कि आप सभी को कमेंट में क्या करना है, जवाब देना है कुछ प्रश्नों के। ठीक है, चलिए ये रहा आपका सवाल। कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। अकबर का राज्याभिषेक किस वर्ष और किस स्थान पर हुआ था? अकबर के वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने दहशाला व्यवस्था लागू की थी? अकबर ने किस वर्ष जजिया कर की पूर्ण समाप्ति की घोषणा की थी? ये सारी चीज पढ़ा चुके हैं आपको। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में कराया गया? ठीक है ना। शोएब सर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है, ये हम पहले भी बोल चुके हैं और अब भी स्वागत है और हमेशा स्वागत रहेगा। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, यहाँ पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।